So now let's begin with the class for today. So today is our day one for cloud computing. Cloud computing matlab when we are performing compute in cloud. And when I say that we are performing compute in cloud, that means it is but obvious that I will be creating compute related things in the cloud. जब हम बोलते हैं compute related things in the cloud, तो उसका मतलब ये होता है that I will be creating, मतलब most of the time हमारा मतलब ये होता है that I will be creating servers in the cloud. ठीक है. अब before I begin to the cloud environment, let me first explain you कि क्लाउड आने के पहले कॉर्पोरेट्स किस तरह से काम कर रही थी. बेसिकली क्या है कि ये जो क्लाउड है, इट इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम जो कि कंपनीज फेस कर रही थी व्हेन देयर वाज नो क्लाउड ऑप्शंस अवेलेबल. क्या था कि पहले आप लोगों का जो कंपनी होती थी उनके पास इस तरह से ना स्पेशलाइज्ड रूम्स बने हुए होते थे जिन्हें हम लोग कहते थे डेटा सेंटर्स. डेटा सेंटर्स मतलब एक ऐसा सेंटर जहां से आपकी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. अब डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले तो वो जो डेटा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इट हैज टू बी स्टोर्ड एट समवेयर. तो हम कहाँ पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग स्टोरेज की. तो इन डेटा सेंटर्स में आपके पास होती थी स्टोरेजेस. हैवी अमाउंट ऑफ स्टोरेजेस रहा करती थी. आपको आज चाहिए 5 टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज, लेकिन आपको खरीद के रखनी पड़ती थी 15 टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज. उसका रीजन ये होता था कि आज आपने खरीद ली, कल अगर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और आपको और स्टोरेज चाहिए, तो जो प्रोक्योरमेंट की साइकिल होती है वो साइकिल काफी वो होती है, लॉन्ग होती है. किसी भी कॉर्पोरेट में अगर आपको कुछ भी चीज खरीदनी है तो आपकी प्रोक्योरमेंट की साइकिल बड़ी लंबी होती है. उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए तुमको स्टोरेज परचेस करनी है, तो तुम पहले अपने मैनेजर के पास जाओगे, मैनेजर को कहोगे कि बॉस मुझे ना स्टोरेज परचेस करना है. तो मैनेजर क्या करेगा, बजट चेक करेगा, कहेगा कि अरे भाई इस साल का बजट तो पूरा कंज्यूम हो गया, अब अगले साल के बजट में तेरे लिए प्रोविजन करवा लूंगा, देन आई विल गिव यू द स्टोरेज. तो आप जो है ना, आपका होता काम जो है वो रुक गया. ठीक है. एक ये सिनेरियो हो सकता है. एक चलो आपकी किस्मत अच्छी है, आपका बजट बचा हुआ था, तो आपका मैनेजर क्या करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट को अप्रूव कर देगा और आपकी रिक्वायरमेंट अप्रूव होके जाएगी परचेज डिपार्टमेंट के पास. परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट एक बिड मार्केट में रिलीज करेगा जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFQ. वो अलग अलग वेंडर्स के पास जा रही होगी. आपकी ये जो कोटेशन होती है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, अलग अलग वेंडर्स के पास जाती है. ये अलग अलग वेंडर्स जो होते हैं ये अपने अपने प्राइजेस सबमिट करते हैं आपके परचेज डिपार्टमेंट के बंदे को. फिर परचेज डिपार्टमेंट का बंदा उसका टेक्निकल वेरिफिकेशन करता है कि जो मांगा था उसी चीज का प्राइस हर ने दिया है या कोई प्राइस में कहीं कोई डिफरेंस आ जा रहा है. फिर वो टेक्निकल मैनेजर के पास आता है वेरिफिकेशन के लिए कि भैया ये देखो ये प्राइजेस आई हैं और ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इन बंदों के ये सवाल आए हैं, इनके आंसर आप मुझे बता दीजिए तो मैं इन लोगों को रिवर्ट करके फाइनल प्राइसिंग ले लूं. फिर आपका टेक्निकल मैनेजर अगर होता है कि भाई हाँ ठीक है, ही वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन, तो वो कर देता है, नहीं तो अदरवाइज ही विल कम बैक टू यू और वो आपसे पूछेगा कि भाई तेरी रिक्वायरमेंट में ये जो चीज है इसमें थोड़ी डेविएशन आ रही है, इसकी बजाय तुम्हें ये मिल रहा है, आर यू ओके विद दैट. तो फिर आप अपने लेवल पे उससे कंफर्म करते हो, आप मैनेजर को रिवर्ट करते हो, मैनेजर परचेस मैनेजर को रिपोर्ट करता है, परचेस मैनेजर जो है वेंडर्स जो होते हैं उनको रिवर्ट करते हैं, फिर वेंडर्स अपनी कोटेशन वापस परचेस वाले को शेयर करते हैं. फिर इसमें से लोएस्ट 1, लोएस्ट 2 और लोएस्ट 3 निकाला जाता है, L1 L2 L3. फिर इनको परचेस मैनेजर नेगोशिएट करता है, कहते हैं नहीं नहीं दूसरा वाला तो इतने में दे रहा है, तुम भी इतने में दो, ऐसा ऐसा करके नेगोशिएशन का फेज चल रहा होता है. नेगोशिएशन के बाद जो L1 होता है जिसका सबसे कम प्राइस होता है उसको परचेस ऑर्डर चला जाता है. फिर वो उसके पास अगर स्टॉक में है चीज तो इमीडिएटली मिल जाएगी, नहीं तो अभी की कंडीशंस अगर हम लोग देखें, जो भी सिलिकॉन के क्राइसिस चल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, एक एक चीज की डिलीवरी आप मान के चलिए 6 से 7 महीने लग रहे हैं फॉर सिंगल डिलीवरीज ऑफ द आइटम. तो इस तरह से इतनी लंबी साइकिल हुआ करती थी परचेस की, अगर आप इन जनरल कहीं भी काम कर रहे होते थे
तो फॉर प्रोक्यूपमेंट इतनी लंबी कहानी आपको निकाल के चलनी पड़ती थी। इसलिए बंदे क्या करते थे, यार इतने बड़े हेडेक से अच्छा है आज 5 चाहिए, कंपनी से 15 मांग लो, ताकि बाद में इतने सारे लफड़ों में अपने को पड़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए ओवर प्रोविजनिंग करके रखनी पड़ती थी। और ओवर प्रोविजनिंग तो छोड़ो, उसके साथ आपको स्टिल कैपेसिटी प्लानिंग करना पड़ के रखता था। मतलब एक तो आप पहले से ओवर प्रोविजन कर रहे होते थे चीजों को और दूसरा आपको एक कैपेसिटी प्लानिंग करके रखनी पड़ती थी कि चलो आपने 15 टीबी ले भी ली और उसके बाद आपने ये देखा कि भाई ये 15 टीबी 5 से 12 तो अभी हो गए, तो मतलब अगले 3 महीने में मेरी ये 15 टीबी पूरी कंज्यूम हो जाएगी। तो फिर आप क्या करते थे, पहले से ही मतलब 3 महीने पहले से ही एनहेंसमेंट की रिक्वेस्ट प्लेस कर देते थे। अब एनहेंसमेंट की रिक्वेस्ट प्लेस करने के टाइम पे क्या हुआ कि जिस स्टोरेज सर्वर के ऊपर आपकी ये हार्ड डिस्क लगनी थी, आपको चाहिए थी 45 टेराबाइट्स की स्टोरेज, और ये स्टोरेज सर्वर जो था ये सिर्फ 30 टीबी मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता था। तो अब अगर हम लोग एक और जोक मारे जिसपे तुमको फिर से हंसना है, तो अब वापस गई भैंस पानी में, राइट। व्हाट विल यू हैव टू डू इज, आपको ये पूरा बॉक्स ही रिप्लेस करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप ज्यादा स्टोरेज अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से आपका खर्चा जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। और मैनेजर क्वेश्चन अलग पूछेगा कि भाई तुमको पहले प्लान करना चाहिए था ये चीज, अगर तुमको इतनी बड़ी स्टोरेज फ्यूचर में चाहिए थी और तुमको मालूम था तो तुमने नहीं बताया। तो आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता था, तो बोलेगा फिर तुम किस काम की हो, यू आर फायर्ड। सो लाइक दिस बड़े सारे चैलेंजेस हुआ करते थे जब ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स में आप काम कर रहे होते थे। अभी तो हम खाली स्टोरेज पे ही पहुंचे हैं। तो कैपेसिटी प्लानिंग, ओवर प्रोविजनिंग, ये हमारे जो इश्यूज थे ये चल रहे होते थे। फिर हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाती थी, है ना। टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट होना मतलब आज आपने एप्पल का आईफोन 13 खरीदा और 25 दिन बाद एप्पल ने 14 लॉन्च कर दिया, तो आप तो रिग्रेट में ही रह जाओगे कि भाई मैंने 15 दिन पहले जो चीज खरीदी, अगर मैं 15 दिन बाद खरीदता तो मुझे वो सारे नए फीचर्स मिल जाते मेरे इस डिवाइस में जो कि मुझे एप्पल 14 में मिल रहे होते हैं। तो आपको ये चीज जो थी हमेशा रिग्रेट में रहती। फिर आप क्या करते, अपने आप को सहन करते करते 1 साल के बाद आप फिर प्लान कर लेते यार 13 बेच देता हूँ, 14 ही खरीद लेता हूँ। तो इस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी जब भी ऑब्सोल्यूट हो जाती है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो उसमें भी फिर आपके समझ लीजिए कि खर्चे आते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आपके साथ हो रहे होते थे जब भी आप जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स यूज कर रहे होते थे। अब ये चाहे ये वाली जो प्रॉब्लम जो सारी मैंने डिस्कस करी ना, ये चाहे आप नॉर्मल डेटा सेंटर से ले लीजिए या फिर आप इसमें आप मान लीजिए कि जैसे आप स्टोरेजेस पे हैं, तो ऐसे ही आप अगर देखें तो सर्वर में भी सेम चैलेंजेस होते थे। जिन सर्वर से आपकी स्टोरेजेस कनेक्ट होती थी उन सर्वर्स के ऊपर भी यही सेम चैलेंजेस जो हैं आपके आईटी टीम के लोगों को फेस करने पड़ते थे। और तो और यहाँ पे तो आपके और भी दूसरे प्रॉब्लम्स होते थे। सबसे पहले तो अगर आपको कोई सर्वर एक नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको देखो परचेज की साइकिल तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद आप समझ लो कि आपको सिक्योरिटी अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई आप आपका ये सर्वर है, इसके ऊपर ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसे नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपको एक बार अप्रूवल मिल गया सिक्योरिटी का, फिर आपको नेटवर्क टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा टू कनेक्ट इट इनटू द नेटवर्क, और पूरे मतलब आपके अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन से ये डिवाइस आपका रीचेबल हो जाए, इसके साथ आपको नेटवर्क टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। फिर आपको इसको मॉनिटरिंग टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके मॉनिटरिंग में ऐड करवाना पड़ेगा कि अगर आपको इसके ऊपर कुछ भी मॉनिटरिंग वगैरह कॉन्फ़िगर करनी है तो आपको इसको मॉनिटरिंग टीम में पहले ऐड कराना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसको प्रोडक्शन में डाल सकते हो और यूज कर सकते हो। और प्रोडक्शन में डालने के बाद भी जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पैचेस आ रहे हैं, कभी इसकी पावर सप्लाई खराब हो गई तो हम इसको कह सकते हैं मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आपको फिर भी करनी ही पड़ रही थी। तो इतने सारे चैलेंजेस हुआ करते थे आपके ट्रेडिशनल डेटा सेंटर के। अभी पता है हमारे चैलेंजेस खत्म हुए भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हमारी वो रह ही गई है चैलेंजेस की, वो थी कि मान लो अगर ये सारा डेटा आपकी इसी स्टोरेज के ऊपर था और ये स्टोरेज ही करप्ट हो गई, फेल हो गई, खराब हो गई, तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता था, हर चीज का बैकअप रखना पड़ता था। इसका बैकअप यहाँ है, सर्वर का बैकअप यहाँ है, और भी जितने डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे होते थे नेटवर्क के, सिक्योरिटी के, उन सब के भी आपको
रिडंडेंसी और बैकअप्स रखने पड़ते थे। और ये तुम्हारा डेटा सेंटर था इंदौर के आईटी पार्क में, ठीक है। भगवान ना करे, लेकिन मान लो कभी, मान लीजिए कि आईटी पार्क में आग लग गई, और जहां तुम्हारी फ्लोर पे आग लगी और तुम्हारा डेटा सेंटर जल गया, तो ये तुम्हारी रिडंडेंसी धरी की धरी रह गई। देर इज नथिंग नाउ यू कैन डू, आपका पूरा डेटा जल गया। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए कंपनीज क्या करती थी, ये अगर तुम्हारा डेटा सेंटर है और ये तुम्हारी प्राइमरी लोकेशंस हैं, तो कंपनीज क्या कर रही होती थी कि ये प्राइमरी है, तो कुछ कंपनीज जिनको ज्यादा ही सिक्योरिटी की और ज्यादा ही बैकअप की और डेटा की इंपॉर्टेंस है, तो वो एक सेकेंडरी लोकेशन बनाते थे प्राइमरी के सिवा, जिसको कहते थे सेकेंडरी डेटा सेंटर। और जो कंपनीज कुछ ज्यादा ही कंसर्न होती थी कि प्राइमरी सेकेंडरी भी चलो ठीक है, हमको तो एक और चाहिए, कभी मान लो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों भी डाउन हो गए, तो एक होती थी डीआर साइट, इसको कहते थे हम लोग डिजास्टर रिकवरी साइट। कि अगर कभी कोई बहुत ही भयंकर बड़ा डिजास्टर हुआ, जैसे 9/11 की दुर्घटना हुई थी, आपको याद होगा, ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हुआ था, वहां पे क्या था, कुछ लोगों ने क्या किया था, प्राइमरी डेटा सेंटर ट्विन टावर 1 में बना लिया था, सेकेंडरी डेटा सेंटर ट्विन टावर 2 में बना लिया था, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है, दोनों डेटा सेंटर्स बैठ गए कंपनी के, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आपको कंटिन्यूस रेप्लिकेशन करनी पड़ रही होती, तो कंपनी सोचती हैं कि भाई थोड़ा पास में बना ले, 25 किलोमीटर एक मिनिमम गाइडलाइन होती है कि आपके एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर जो कि आप बैकअप के लिए यूज कर रहे हो, उनके बीच में 25 किलोमीटर का डिफरेंस हो। तो उन लोगों ने क्या किया था, इस चीज को नजरअंदाज करके ट्विन 1 ट्विन 2 में बना दिया। तो जब ये गया तो ये भी चला गया, और पूरा डेटा कंपनीज का डाउन। तो जनरली डिजास्टर रिकवरी साइट्स इस सिनेरियो में काम आती हैं, जो कि मिनिमम 25 किलोमीटर दूर क्रिएट की जाती हैं आपकी प्राइमरी लोकेशन से। कुछ कंपनीज तो दूसरे कॉन्टिनेंट में ही डाल देती है, कंट्री में ही डाल देती है अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट, जो एमएनसीज होती हैं। अब आप समझ लीजिए कि खर्चा जितना प्राइमरी को बनाने में आया, उतना ही खर्चा सेकेंडरी को, और उससे समझ लीजिए 70% लगभग का खर्चा आपको डिजास्टर रिकवरी साइट को बनाने में आएगा, अगर आप किसी कंपनी का डेटा सेंटर क्रिएट कर रहे हैं तो ये तो मेंटेनेंस वगैरह तो ठीक ही ठीक है, आपकी कॉस्ट भी काफी हाई होती थी, ठीक है, जब आप डेटा सेंटर्स वगैरह खुद के क्रिएट कर रहे होते थे। और जो बिजनेस ओनर्स होते थे, उनका बिजनेस कुछ और है, बट दे वर मोर कंसर्न्ड एंड वरिड अबाउट द डेटा सेंटर्स। रीजन बिहाइंड कि आज की दुनिया में वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, वी कैनॉट सर्वाइव इन अ बिजनेस विदाउट अ डेटा सेंटर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ा हेडेक था कंपनीज के लिए, कंपनी ओनर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। तो हम कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो अब इसी हिसाब से सोचो, तो अब आपका क्या हुआ कि भाई ये तुम्हारी आवश्यकता थी कि लोग परेशान हो रहे थे बहुत डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए, तो इसका सल्यूशन आया आपका क्लाउड सर्विसेज। हाँ जी, बताएं क्या क्वेश्चन है। जो डीआर साइट होती है वो एग्जिट रेप्लिका होती है या इट्स लाइक और फेल ओवर चलता रहता है ऑल द टाइम? देखो, डीआर जो होता है ना, वो अलग अलग तरह का डीआर होता है। एक होता है कोल्ड स्टैंड बाई डीआर, एक होता है तुम्हारा वार्म डीआर, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है बेसिकली कि आपकी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। अभी अगर आपका कोल्ड स्टैंड बाई है, तो आपके जो सर्वर्स हैं, उन सर्वर की एग्जैक्ट रेप्लिका एक कॉपी, जो कि शटडाउन मोड में रखी हुई है, यहाँ पे पड़ी रहेगी डीआर साइट पे, और खाली स्टोरेज का बैकअप हो रहा होगा इन द बैकग्राउंड। तो जो स्टोरेज है वो तो सिंक्रोनस बैक आपकी रेप्लिकेशन चल रही होती है, ठीक है। अब इसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपका प्राइमरी डीसी और सेकेंडरी डीसी है, तो प्राइमरी डीसी और सेकेंडरी डीसी के बीच में सिंक्रोनस बैकअप चल रहा होता है, और यहाँ पे आपकी प्राइमरी डीसी और डीआर के बीच में आपका शेड्यूल्ड बैकअप चल रहा होता है। शेड्यूल्ड बैकअप मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बैकअप चल रहा होता है, ताकि आपका एक बैकअप तो सिंक्रोनस आपकी प्राइमरी और डीआर के बीच में चल रहा है,
यहाँ पे आपका डेली और ट्वाइस अ डे ऐसे बैकअप्स जो हैं वो डीआर साइट के साथ शेड्यूल किए जाते हैं। ठीक है, ये होता है तुम्हारा कोल्ड स्टैंड बाय में, जिसमें तुम्हारा सर्वर अप एंड रनिंग नहीं होता है। एक होता है तुम्हारा कोल्ड स्टैंड बाय के सिवा एक तुम्हारा डीआर का सेटअप होता है पायलट लाइट। ठीक है, पायलट लाइट में तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा जो सेटअप है, समझ लो कि यहाँ प्राइमरी साइट पे जितने भी सर्वर्स हैं उनकी, जैसे हम कोई भी सर्वर होता है ना, उसकी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, और आप कह लीजिए कि स्केलेटन ऑफ सेटअप यहाँ पे अवेलेबल रहता है। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ भी तुम्हारे पास फायरवॉल है, जरूरत पड़ी तो यहाँ भी तुम्हारे पास लोड बैलेंसर है, ये सारी चीजें यहाँ पे तुम्हारे पास अवेलेबल है। जरूरत पड़ी तो फटाफट यहाँ पे सर्वर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे, और उसके ऊपर भी ऑटोमेशन लगाई हुई होती है। तो अगर आपका प्राइमरी साइट फेल होता है तो डीआर में ऑटोमेटिकली मशीन्स लॉन्च होके फायरवॉल अवेलेबल है, लोड बैलेंसर है, फायरवॉल से ट्रैफिक फिल्टर होके आने लगेगा, लोड बैलेंसर के थ्रू सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। इस तरह से आपका पायलट लाइट मॉडल क्रिएट करके रखा हुआ होता था, जिसको कि अगर प्राइमरी साइट डाउन होती है तो थोड़ा टाइम लगता है पॉपुलेट होने में, लेकिन वो आपका ट्रैफिक लेने के लिए थोड़ी देर में रेडी हो जाती है। आपको डाउन टाइम आएगा, बट देन इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम आप स्टार्ट हो जाएंगे। एक जो लास्ट, मतलब तीन ही तरह के डीआर सेटअप्स होते हैं, कोल्ड स्टैंड बाई, पायलट लाइट, और एक होता है वार्म स्टैंड बाई। अब वार्म स्टैंड बाई में क्या हो रहा होता है कि जैसे कोल्ड स्टैंड बाई में तुम्हारा सर्वर बंद करके रखा हुआ होता था, जब जरूरत होती थी तो आप उसे चालू करते थे अगर डीआर की सिचुएशन आती थी तो। लेकिन वार्म में पूरा सेटअप थोड़े कम उसके साथ, जैसे अगर यहाँ पे तुम्हारा एक एप्लीकेशन जो है वो तुमने 4 सर्वर के ऊपर लोड करके रखी हुई है और उसको लोड बैलेंसर के पीछे लगा के रखा हुआ है, अगर ऐसा सेटअप तुम्हारा प्राइमरी डीसी के अंदर है तो वार्म में आपका एप्लीकेशन को एक सर्वर के ऊपर लोड बैलेंसर के पीछे लगा के रख दिया जाएगा। मतलब कम क्वांटिटी में, लेकिन साइट एकदम चालू है। अगर कुछ डीआर जैसी सिचुएशन हुई तो फटाफट से आपका जो ट्रैफिक है वो जब इधर आएगा तो वार्म स्टैंड बाई की डीआर साइट उसे उसी वक्त हैंडल करने के लिए तैयार है। तो ये तीन आपके डीआर के सिनेरियोज होते हैं, कोल्ड स्टैंड बाई, पायलट लाइट एंड वार्म स्टैंड बाई। ठीक है। श्योर। और एक ने किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मनीष, नो मैम। आपने हैंड रेज किया था ना, दैट्स व्हाई। लोअर डाउन योर हैंड देन, मैं कर देती हूँ। ठीक है। तो ये हो गया तो चैलेंजेस। अब जब मैंने कहा कि भाई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो whenever there is a problem statement a person can earn out of it। तो जो AWS था, मतलब Amazon वेब सर्विसेज, इस कंपनी ने क्या किया, दे क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बोला कि आपकी डेटा सेंटर की जिम्मेदारी मेरी, आपके लिए मैं डेटा सेंटर क्रिएट करके दूंगा। आप क्या करो, जनरल आपकी साइट बनाओ, इस पे एक बेसिक सी फायरवॉल रखो, और यहाँ पे आपके यूजर्स बिठा दो सारे। अब यूजर्स की बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी तो आपको यहाँ से फिर भी करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपका वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो चल रहा है तो आपका यूजर घर से कनेक्टेड होगा। अब इन दोनों ही सिचुएशंस में चाहे हम घर पे हो चाहे हम कंपनी में हो, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन तो होता ही है। तो आप वाया द इंटरनेट आपके डेटा सेंटर को यूज करोगे, जो आपके लिए Amazon ने क्लाउड में क्रिएट करके रखा हुआ है। So now your data center is not created, maintained, upgraded, capacity provisioning, DR site planning, ये सब आपको नहीं करनी है। ये कौन कर रहा होता है? आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये है आपकी क्लाउड सर्विसेज। मतलब आपका जो डेटा सेंटर है वो अब आपकी खुद के ऑन प्रेम, मतलब आपके खुद के ऑफिस में बनने की बजाय
आपके खुद के ऑफिस में बनने की बजाय अब वो कहाँ बनेगा? Amazon के डेटा सेंटर में, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के डेटा सेंटर में। अब ऐसे तो बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, अगर आपने नाम सुना हो तो। एक गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जीसीपी है, सेल्सफोर्स है, ओपन स्टैक है। ऐसे बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में फंक्शनल है। लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे एडब्ल्यूएस, अजोर, जीसीपी भी बहुत कम है। एडब्ल्यूएस और अजोर ने ही पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज सेम जो मैं आपको कह रही हूँ, ये चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, एडब्ल्यूएस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपैरिजन, कंपैरिजन, ये देखो बहुत सारे लोगों ने कंपैरिजन करके रखा हुआ है। ये वाला बढ़िया अच्छा सा लग रहा है, डायग्रामेटिकली हम लोग इसे देख पा रहे हैं। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला, AWS, ये अजोर का सिंबल है, और ये गूगल, ये ही मेन है लीडर्स क्वाड्रेंट में। ये ना एक्चुअली क्वाड्रेंट्स होते हैं आपकी टॉप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ये ऐसी थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जो इस तरह के सर्वेज रन करती हैं, ऑडिट्स रन करती हैं, जिसमें वो निकाल के लेके आती है कि कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में काम कर रहे हैं, किन की क्या स्ट्रेंथ्स है, किन की क्या वीकनेसेस हैं। तो अब ये अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम से आपको साफ पता चल रहा है कि दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग गुड, दे आर निश प्लेयर्स। नीश मतलब कुछ कुछ ही टेक्नोलॉजीज इनके पास है, कुछ ही सर्विसेज इनके पास है, बट स्टिल दे आर डूइंग गुड इन दिस। लेकिन जो लीडर्स है मार्केट के वो ये तीन है। और इसमें भी आप देखो कि अजोर और जीसीपी के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, बट अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको लेटेस्ट भी जो मिलेगी ना, उस लेटेस्ट में भी आप देखेंगे कि अजोर ही सबसे पहले, सॉरी एडब्ल्यूएस ही सबसे पहले आ रहा होता है। अब यहाँ पे भी आप देखो सारे क्लाउड्स का कंपैरिजन दे के रखा हुआ है। सो नाउ ओवर हियर ऑल्सो अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो देखो सर्विसेज में तो बिल्कुल ही कंपैरेबल है ये सब। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, अलग अलग नाम से है। बाकी दिस इज अ ब्यूटिफुल कंपैरिजन गिवन बाय समबडी। तो हम जो है ना, वी आर स्मार्ट वर्कर्स एट आई ट्रेन यू। rather than we creating this particular comparison, I will utilize the comparison given by them. So ये तो मैंने आपको देखो ये दे दिया डायग्राम कि who is leading the market। और बाकी सर्विस वाइज कंपैरिजन अगर आपको देखना है तो you can go on this particular link and can see the comparison। अब इसमें ना आपको ये भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि जैसे देखो हम जब भी अमेजोन में AWS में जिसका आप कोर्स कर रहे हो, इसमें जब भी मैं एक सर्वर क्रिएट करती हूँ तो आई कॉल इट एज Amazon EC2 इंस्टेंस। और वही चीज जब आप अजोर में क्रिएट करते हो तो आप उसे बोलते हो अजोर वर्चुअल मशीन। वही चीज आप गूगल में क्रिएट करते हो तो आप उसे बोलते हो गूगल कंप्यूट इंजन। तो यहाँ पे देखो आपको सर्विसेज के नाम का भी बहुत बढ़िया कंपैरिजन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट द थिंग कि जब आप अमेजोन में क्लाउड में एक वर्चुअल मशीन बनाओगे तो वो EC2 कहलाएगा, अजोर में बनाओगे तो वो VM कहलाएगा, अजोर वर्चुअल मशीन। और अगर गूगल में बनाओगे तो वो गूगल कंप्यूट इंजन कहलाता है। तो इस तरह से आपका हर एक सर्विस का कंपैरिजन दे के रखा